नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वाराणसी। ये चैप्टर आपकी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है और ये आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 5 मार्क्स कंफर्म होते हैं और 5 मार्क्स कंफर्म होने के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, संस्कृत में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको और अधिक जो चैप्टर है आपके संस्कृत गद्यांश से वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं यूप में, तो 7 सेट में से ये आपका चैप्टर आपको जरूर देखने को मिलेगा संस्कृत गद्यांश के अनुवाद में। अथवा में और भी मिलेंगे, लेकिन ये आपको जरूर मिलेगा। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, अगर आपने संस्कृत में और चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ लेते तो आपका संस्कृत गद्यांश कम चल जाएगा। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत गद्यांश का मोस्ट चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर है। इससे आपके 5 मार्क्स कंफर्म होते हैं, 2 मार्क्स आपके संदर्भ के एंड 3 मार्क्स आपके अनुवाद के। तो इस चैप्टर में खास बात यह है कि आपके संस्कृत गद्यांश जो होता है, दैट मीन्स गद्यांश की बात ही क्यों करें, हम लोग संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत से आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। 12 मार्क्स में से जो आपके 10 मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं किसके, अनुवाद के। दैट मीन्स 5 मार्क्स संस्कृत गद्यांश के अनुवाद के और 5 मार्क्स संस्कृत पद्यांश के अनुवाद के। पद्यांश क्या होता है? पद्यांश होता है जो लाइक आपके 2 लाइनें दे दी जाती है, लाइक श्लोक की तरह। जैसे कोई भी 2 लाइन दे दी जाएंगी तो वो आपका पद्यांश होता है। तो 10 मार्क्स आपके अनुवाद के आते हैं एंड 2 मार्क्स बचते हैं, तो वो होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के। आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको आपको संस्कृत में उसका आंसर लिखना होता है, मतलब उसका हिंदी में अनुवाद नहीं करना होता है। तो जब हमारे 10 मार्क्स का अनुवाद पूछा जाता है तो उसमें से 5 मार्क्स हमारे होते संस्कृत गद्यांश के एंड 5 मार्क्स हमारे होते संस्कृत पद्यांश के। तो इस चैप्टर में आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा कि ये चैप्टर आपका संस्कृत गद्यांश का भी और ये चैप्टर आपका संस्कृत पद्यांश का भी है। तो इस चैप्टर से आपका गद्यांश भी पूछ सकता है और उसका पद्यांश भी पूछ सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि डबल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि दोनों ये पूछ दी जाए। अगर संस्कृत गद्यांश पूछेंगे तो आपसे पद्यांश नहीं पूछेगा, अगर पद्यांश पूछेंगे तो संस्कृत गद्यांश नहीं पूछेगा। ठीक है, गद्यांश मतलब लाइक थ्योरी की तरह होता है और पद्यांश मतलब कविता लाइक श्लोक की तरह। सिंपल सी बात है। तो इस चैप्टर से आपको डबल प्रॉफिट मिलता है एंड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर ये इससे अनुवाद पूछा जाता है और हर साल पूछा ही जाएगा और आप एग्जाम में भी पूछे, कोई इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। और गद्यांश पूछेगा तो पद्यांश नहीं, पद्यांश पूछेगा तो गद्यांश नहीं। ओके, तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट को किए हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स के आपका संस्कृत गद्यांश पूछते, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए पूछने का। इसमें से जो 2 मार्क्स होते हैं वो आपके संदर्भ के होते हैं और आपके 3 मार्क्स होते हैं वो आपके अनुवाद के होते हैं। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है? संदर्भ लिखने के लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, कैसे भी लिख सकते हैं। बस इंपोर्टेंट क्या है? आपके चैप्टर का नाम। इंपोर्टेंट क्या है? आपके चैप्टर का नाम। तो ये आपके चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम वाराणसी है और श्लोक नहीं, संदर्भ को लिखने के लिए आपको चैप्टर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छे से याद होने के साथ अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। तो जैसे आपको ये वाराणसी लिखा है, ठीक वैसे ही आपको चैप्टर का नाम लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स ओनली आपको चैप्टर के नाम के मिल रहे हैं। तो अगर आपने नाम ही गलत कर दिया तो आप चाहे थ्योरी कैसे भी लिख दे, संदर्भ की कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपको जो मेन मार्क्स मिल रहे हैं वो आपके चैप्टर के नाम के ही मिल रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका वाराणसी। तो आपको अच्छे से चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम आपका है वाराणसी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से सब चीज क्लियर हो रही होंगी। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रश्न संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। दोबारा सुन लीजिए अगेन, प्रश्न संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो एग्जाम एकदम खुश होकर आपको 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ध्यान से बहुत ही आराम सुनिएगा, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल लगता है सबको, बट पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन संस्कृत के अनुवाद में कुछ भी नहीं है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। संस्कृत अनुवाद में कुछ नहीं है, सीधा सीधा जितने भी आपके सेंटेंस होते, जितनी भी आपकी लाइनें लिखी हैं उतनी ही लाइन में अपना उत्तर लिख देना है। तो अनुवाद का मतलब ना तो कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड करना है, ना ही कुछ, जो जैसा लिखा है बस उसी का आपको हिंदी में अर्थ लिख देना है, सिंपल। तो आज हम वाराणसी के बारे में पढ़ेंगे। वाराणसी क्या होता है? तो वाराणसी आपने सुना होगा, एक जगह का नाम है जिसको बनारस भी बोलते हैं। तो वाराणसी को हिंदी में बोलते हैं बनारस। तो यहाँ पर बनारस की बात की गई है कि बनारस में क्या है क्या नहीं है, कैसी भाषाएं हैं वहाँ की, कैसा वहाँ का दृश्य, सब कुछ इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा है यहाँ पर देखिए, संदर्भ भी लिखा है और अनुवाद भी लिखा है। तो जो मैंने बताया है वही लिखा है।
ध्यान सुनिएगा। वाराणसी, तो वाराणसी मतलब बनारस, सुप्रसिद्ध मतलब सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगरी है। तो वाराणसी सुप्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह मतलब होता है यह विमिल सलिल तरंगाया, तो विमिल मतलब होता है निर्मल या फिर स्वच्छ, सलिल मतलब होता है जल, तरंगाया मतलब होता है लहरों वाली। तो विमिल सलिल तरंगाया मतलब निर्मल जल तरंगों वाली। गंगाया मतलब होता है गंगा के, कूले मतलब होता है किनारे, स्थित मतलब होता है स्थित है। तो यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अश्य मतलब होता है इसके, और घटाना मतलब होता है घाटों, घटाना मतलब घाटों की। वल्य कीर्ति मतलब घुमावदार वाली। पंक्तियां मतलब होता है पंक्तियां। धवलाया मतलब होता है सफेद। चंद्रिकाया मतलब होता है चांदनी में। बहु मतलब होता है अत्यधिक। रास्ते मतलब सुशोभित होती है। सिंपल। तो कैसे इसका अनुवाद लिखेंगे कि ये है निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है, और इसके घाटों की घुमावदार वाली पंक्तियां को इसके घाटों की घुमावदार वाली पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा सुशोभित होती है। तो इस तरीके से आपको इसका अनुवाद लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है आगणित। तो आगणित मतलब होता है अनेक। पर्यटका मतलब पर्यटक। सुदूरव्य मतलब अति दूर। देशव्य मतलब देशों से। नित्य मतलब होता है प्रतिदिन। अत्र मतलब होता है या अयंती माने आते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि अगणित अर्थात अनेक पर्यटक अति दूर देशों से नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अश्य मतलब इसकी। घटनाश्चाव, घटनाश्च, देखिए जब भी किसी भी संस्कृत में जब आप अनुवाद करें, जब चा लगा होता है तो उसका मतलब और होता है। जहां पर भी चा लगा उसका मतलब क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो घटनांचा मतलब हो जाएगा और घाटों की। शोभा मतलब शोभा को। विलोक के मतलब होता है देख करके। इमा मतलब होता है इसकी, इसकी किसकी, बनारस की। बहु मतलब बहुत ज्यादा। प्रशंति मतलब होता है प्रशंसा करते हैं। तो इसके घाटों की क्या हो जाएगा, यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत ज्यादा फिर अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है क्या नहीं है। इंपोर्टेंट है, 2010 में 14-16 में आया था। तो वाराणसी मतलब वाराणसी विख्यात मतलब सुप्रसिद्ध, प्राचीन मतलब प्राय, नगरी मतलब नगरी। यह मतलब होता है यह विमल सलिल तरंगाया मतलब निर्मल स्वच्छ या फिर निर्मल जल तरंगों वाली। गंगाया मतलब गंगा की। कूले मतलब होता है किनारे, स्थित मतलब स्थित। अश्या मतलब इसकी। घटाना मतलब होता है घाटों की। वल्य कीर्ति मतलब घुमावदार वाली। पंक्तियां मतलब होता है पंक्ति। धवलाया मतलब सफेद। चंद्रिकाया मतलब चांदनी। बहु मतलब अत्यधिक। रास्ते मतलब सुशोभित होती है। अगणित मतलब अनेक। पर्यटक मतलब पर्यटक। सुदूरव्य मतलब अति दूर। देशव्य मतलब देशों से। नित्य मतलब होता है प्रतिदिन। अत्र मतलब होता है यहाँ। अयंती मतलब आते हैं। अश्य मतलब होता है इसके। घटानाम मतलब होता है और घाटों की। शोभा मतलब शोभा को। विलोक का मतलब देख करके। इमा मतलब इसकी। बहु मतलब अधिक। प्रशंसती मतलब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अगेन थोड़ी तरह है कि वाराणसी सुप्रसिद्ध नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार वाली पंक्तियां सफेद चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती हैं। अनेक पर्यटक अति दूर देशों से यहाँ नित्य प्रतिदिन आते हैं और इसकी शोभा को देख करके इसके अत्यधिक प्रशंसा करते। इस तरीके से आपको अनुवाद लिखना। तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपके 3 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे। कहेंगे भाई 3 मार्क्स कम पोहेंगे भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। हाँ कि और नेक्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान सुनिएगा। लिखा है वाराणसी, तो मतलब हो जाएगा वाराणसी। प्राचीन काल देवा मतलब प्राचीन काल में से ही। प्राचीन काल देव मतलब प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराने, यानी पुराने समय से। तो प्राचीन काल मतलब प्राचीन मतलब होता है पुराने, काल मतलब होता है समय। तो वाराणसी प्राचीन काल तक पुराने समय से ही। वाराणसी में पुराने समय से ही। गिहे गिहे मतलब घर घर में। विद्या मतलब विद्या की। दिव्य मतलब होता है अलौकिक। ज्योति मतलब होता है ज्योति। घोतते मतलब होता है प्रकाशित है। कि वाराणसी में प्राचीन काल तक पुराने समय से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। वाराणसी मतलब वाराणसी में प्राचीन काल देव मतलब पुराने समय से ही। गिहे गिहे मतलब घर घर में। विद्या मतलब विद्या की। दिव्य मतलब अलौकिक। ज्योति मतलब ज्योति। प्रकाश घोतते मतलब प्रकाशित है। कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे लिखा है आधुनापि। तो आधुना मतलब होता है आज। अपी मतलब होता है भी, तो मतलब आज भी या फिर अब भी। आज मतलब अब और भी, और अपी मतलब भी। तो आधुन मतलब होता है आज। अपी मतलब होता है भी, तो मतलब हो जाएगा आज भी। अत्र मतलब होता है यहाँ संस्कृत वाग धारा। तो वाग मतलब होता है वाणी और धारा मतलब धारा। तो अत्र मतलब हो जाएगा यहाँ संस्कृत वाग धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा।
सतत मतलब होता है निरंतर, प्रवृत्ति मतलब होता है प्रभावित होती है, जनाना मतलब लोगों के, ज्ञान मतलब ज्ञान को, चा मतलब होता है और, वर्धती मतलब बढ़ाती है। चा जहां पर भी लगाओ तो उसका अर्थ क्या निकलता है, और। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आज भी, अधुनपि मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, ये है यहाँ, संस्कृत वाणी की धारा सतत मतलब निरंतर प्रभावित हो रही है, चा मतलब और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, कि संस्कृत वाणी की धारा आज भी लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो आगे लिखा है अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, अनेकों मतलब अनेक, आचार्य मतलब आचार्य, मूर्धन्य मतलब सर्वश्रेष्ठ, विद्वांस मतलब विद्वान, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य विद्वान लिख सकते हैं आप लोग, सर्वश्रेष्ठ विद्वान लिख सकते हैं। वैदिक वांग्मय मतलब होता है वैदिक साहित्य, वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक साहित्य, अध्ययन मतलब अध्ययन के लिए, अध्यापन मतलब अध्यापन, चा मतलब और, इदानी माने आज भी, निरंतर मतलब होता है लगे हुए हैं या फिर निरंतर लीन है, निरंतर मतलब हो जाएगा लीन या फिर निरंतरित है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए आज भी निरंतर है, मतलब आज भी निरंतर लगे हुए, किसके लिए, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए कि अत्र मतलब होता है यहाँ, अनेकों मतलब अनेक, आचार्य मूर्धन्य, विद्वांस मतलब आचार्य सर्वश्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक साहित्य के अध्ययन मतलब अध्ययन के लिए और अध्यापन, चा मतलब और, इदानी माने आज भी, निरंतर माने निरंतर लगे हुए हैं, कि अनेक आचार्य विद्वान, अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्यिक अध्ययन और अध्यापन के लिए आज भी निरंतर लगे हुए हैं। तो आगे क्या लिखा है, देखिए कि ना केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिक का मतलब विदेशी भी, ग्रीवान वाण्य मतलब होता है देववाणी, देववाणी मतलब संस्कृत भाषा को बोला जा रहा है, देववाणी किसको बोलते हैं, संस्कृत भाषा को, देववाणी मतलब देवों की वाणी, देवी को जो बोली होती है, देवों की जो भाषा होती है उसको संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीवान वाण्य मतलब देववाणी और देववाणी मतलब संस्कृत भाषा। तो अपितु ना केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, विदेशी का मतलब विदेशी भी, ग्रीवान वाण्य मतलब संस्कृत भाषा, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, निःशुल्क चा विद्या, चा मतलब होता है और, निःशुल्क मतलब फ्री का, है ना, और निःशुल्क विद्या ग्रहणति मतलब ग्रहण करते हैं। तो ना केवल भारतीय अपितु बल्कि, वैदेशिक का मतलब विदेशी भी, ग्रीवान वाण्य मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा के, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्क चा विद्या, चा मतलब और, निःशुल्क मतलब निःशुल्क विद्या ग्रहणति माने ग्रहण करते हैं, कि ना केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अत्र मतलब होता है यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम मतलब काशी विद्यापीठ, इत्यादि मतलब होता है ये, त्र मतलब हो जाएगा तीनों, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति मतलब है, कि अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम मतलब काशी विद्यापीठ, इत्यादि मतलब ये, त्र मतलब तीनों, तो ये तीनों विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति मतलब है कि ये तीनों विश्वविद्यालय है। यीशु मतलब होता है जिनमें, यीशु मतलब जिनमें, नवीना मतलब होता है नए, प्राचीन चा मतलब होता है प्राचीन, चा मतलब हो जाएगा और, कि यीशु मतलब जिनमें, नवीना मतलब नए, प्राचीन चा मतलब और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम तो मतलब ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययन मतलब होता है अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है, कि यीशु मतलब जिनमें नए और पुराने, प्राचीन मतलब पुराने, जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन आज भी प्रचलित है। तो ये होता है हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर एंड। तो अगेन आई रिपीट कि वाराणसी प्राचीन काल देवा गेह विद्या दिव्य ज्योति खोलते, कि वाराणसी में प्राचीन काल तक, पुराने समय से ही घर घर में विद्या के अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवृत्ति, कि आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रभावित हो रही है, जनाना ज्ञान चे वर्धते और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वांग्मय अध्ययन अध्यापन चा इदार निरंतरा, कि अतः मतलब यहाँ अनेक आचार्य विद्वान
मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, ये तीनों विश्वविद्यालय संति मतलब है। ये जो मतलब जिनमें नवीना मतलब नए, चा मतलब और प्राचीन, चा मतलब प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ठीक है, इस तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ भी एंड होता है। तो ये आपकी अनुवाद लिखा सेम वही है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, ध्यान सुनिएगा। लिखा है एशिया। एशिया मतलब होता है यह, नगरी मतलब होता है नगरी, तो ये है नगरी मतलब वाराणसी की नगरी। ठीक है, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा तो चा लगा है तो मतलब और, तो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, केंद्र स्थली मतलब केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है कि एशिया मतलब यहाँ, नगरी मतलब नगरी, संस्कृत भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा चम और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली मतलब केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है। क्या लिखा है? यह इत्ते मतलब होता है यही, इत्ते मतलब होता है यही। संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृत मतलब और संस्कृत, आलोक्य मतलब आलोक, सर्वत्र मतलब चारों और, प्रसिद्ध मतलब फैला है कि यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक मतलब जो प्रकाश है वो चारों ओर फैला है। कहाँ से? बनारस से। तो इतने मतलब यहीं से, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य का, और संस्कृत मतलब और संस्कृत का, आलोक्य मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब चारों ओर, और प्रसिद्ध मतलब फैला है कि यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह, तो ये आपके एक युवराज का नाम है मुगल युवराज, तो आपको एज इट इज सेम लिखना है क्योंकि नाम का कोई अर्थ जो होता तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं लिखा जाता है। तो मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्र आगत्य, तो अत्र मतलब होता है यहाँ, आगत्य मतलब होता है आकर के, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर के। तो मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मतलब अध्ययन, अक्रोध माने किया कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मतलब अध्ययन, अक्रोध मतलब किया। सा मतलब वह कौन? मुगल युवराज दारा शिकोह। सा मतलब वह मतलब मुगल युवराज दारा शिकोह। तेषा मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान, तथा मतलब इतना। शा मतलब वह, तेषा मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना। प्रभावित मतलब प्रभावित हुआ कि अभवत माने हुआ। यत्र मतलब कि, तेन माने उसने। उपनिषद मतलब उपनिषद का। अनुवाद माने अनुवाद। पारसी मतलब फारसी। भाषा माने भाषा में, कारित माने करवाया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा कि सा मतलब वह, तेषा मतलब उसके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना। प्रभावित मतलब प्रभावित, अवत माने हुआ। या तो तेन मतलब कि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा का मतलब फारसी भाषा में करवाया। तो अगेन आई एक्सप्लेन, दोबारा से देख लीजिए कि एशिया नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृतश्चम केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह नगरी संस्कृत भाषा का और संस्कृत का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतिश्चम आलोक सर्वत्र प्रसृत, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन अक्रोध, कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत्र तेन मतलब, यत्र मतलब होता है कि, तेन मतलब उसने। उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा करत, को उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, सिंपल सा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो आई थिंक यहाँ से हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत ही शॉर्ट सा है, इतना डिफिकल्ट जितना आप लोग सोचते होंगे डिफिकल्ट है कुछ नहीं है, बस एज इट इज आपको जो संस्कृत लिखी उसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो लिखा है इयम नगरी। इयम नगरी मतलब, इयम मतलब कौन? यहाँ कौन? बनारस। तो इयम नगरी मतलब यहाँ नगरी। विविध धर्माना मतलब विभिन्न धर्मों का, विभिन्न मतलब बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के धर्मों का। संगम स्थली मतलब संगम स्थली है कि जो बनारस की नगरी है वो अनेक धर्मों की संगम स्थली। ठीक है, तो इयम नगरी मतलब यहाँ नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा मतलब महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं, ठीक है, जितने भी नाम लिखे हैं, तो नाम को एज इट इज आपको वही लिखना है, नाम का कोई अर्थ नहीं लिखना है, बस जो लास्ट में आपको विसर्ग दिख रहा है, डेट में जो पॉइंट बिंदी दिख रही है आपको वो रिमूव कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? महात्मा बुद्धा मतलब महात्मा बुद्ध। तीर्थकार मतलब तीर्थकार। पार्श्वनाथ मतलब पार्श्वनाथ। शंकराचार्य मतलब शंकराचार्य। कबीर मतलब कबीर। गोस्वामी तुलसीदास मतलब कबीर तुलसीदास।
अन्य मतलब अन्य, चा मतलब और, बहव मतलब होता है बहुत सारे, महात्मान मतलब महात्माओं ने, अत्र आगत्य, तो अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर के, श्रूयान मतलब अपने, विचार मतलब विचारों को, प्रसारण मतलब फैलाया है। तो कैसे अनुवाद लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। ना केवल दर्शन की, ना केवल दर्शन में, क्या लिखा है, ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु की, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्रों अपि, कला के क्षेत्र में, अपि मतलब भी, इयम मतलब यहाँ, नगरी मतलब नगरी, विविधाना मतलब विभिन्न प्रकार के, कलाना मतलब कलाओं के लिए, शिल्पना मतलब शिल्पों के लिए, चा मतलब और, कृत्य मतलब के लिए, लोक मतलब विश्व भर में विश्वतम माने प्रसिद्ध है। कि ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु मतलब बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अतृतीया मतलब होता है यहाँ की, अतृतीया मतलब यहाँ की, कोशीय शाटिका, कोशीय शाटिका, तो कोशीय मतलब होता है रेशमी, कोशीय मतलब क्या होता है, रेशमी, कोशीय मतलब होता है रेशमी, और साटी का मतलब होता है साड़ी, साटी का मतलब क्या होता है साड़ी, तो क्या हो जाएगा रेशमी साड़ियां। तो अतृतीया मतलब यहाँ की, कोशीय मतलब रेशमी, शाटी का मतलब साड़ी, तो यहाँ की रेशम की साड़ियां, देश देश मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सब जगह, स्फुरंती मतलब होता है चाही जाती है, स्फुरंती मतलब होता है चाही जाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मांगी जाती है, ठीक है, मतलब सब जगह कोई पसंद करता है इस साड़ी को, मांगी जाती हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ की रेशम की साड़ियां देश देश में सब जगह चाही जाती है या फिर मांगी जाती है, मतलब देश देश में प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका अनुवाद हो जाएगा। तो आगे आई एक्सप्लेन कि यह नगरी विभिन्न धर्माना संगम स्थल, कि यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। क्लियर। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को प्रसार कर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार की कला और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियां देश देश में सब जगह अर्थात सर्वत्र मतलब सब जगह चाही जाती है। तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। ये आपका जो संस्कृत गद्यांश खत्म हो, टॉपिक खत्म होता है। इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बोला था कि श्लोक भी है ना, तो ये आपका है श्लोक। तो अगर इस चैप्टर से ऊपर कुछ आता तो आपके 5 नंबर मिलेंगे, और इस चैप्टर से अगर आपका सिर्फ इतना सा आता दैट मीन्स ये आपका होता है श्लोक। इसको बोलते हैं श्लोक की 2 लाइन 3 लाइन होगी, मिनिमम 2 लाइन ही होगी, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइन होगी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होती है। ये होता है आपका श्लोक। तो इस चैप्टर से आपको श्लोक के 5 मार्क्स मिल सकते हैं या फिर गद्यांश के मिल सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर श्लोक आएगा तो आपका गद्यांश नहीं आएगा, गद्यांश आएगा तो श्लोक नहीं आएगा। चलिए फिर देख लेते हैं श्लोक को भी। तो श्लोक को आप लोग अच्छे से समझिएगा। लिखा है मरण मंगलम अत्र, यत्र मतलब होता है जहां, यत्र मतलब होता है जहां, कि जहां मरना, मरण मतलब मरना, मंगलम मतलब होता है मंगलकारी हो, विभूतिश्च और चा मतलब होता है विभूति, मतलब होता है भस्म, विभूषण मतलब होता है आभूषण, कि जहां मरना मंगलकारी हो, विभूतिश्च देखिए चा लगा है तो, और विभूति मतलब राख, और मतलब और चा मतलब और, विभूति मतलब राख, ठीक है, विभूषण मतलब आभूषण हो। यत्र मतलब जहां मरना मंगलकारी हो और राख ही क्या हो आभूषण हो। कोपिन मतलब होता है लंगोटी, यत्र मतलब होता है लंगोटी क्या होता है कि शरीर में मात्र लंगोटी ही हो, ठीक है। कोशो मतलब होता है रेशम, और जहां लंगोटी ही क्या हो रेशमी वस्त्र हो। सा मतलब होता है वह, काशी मतलब काशी, केन मतलब किससे, मीतेवाने मापी जाती है, कि वह काशी किससे मापी जाता है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जाती है। तात्पर्य क्या है कि उस काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि जहां मरना मंगलकारी हो, जहां भस्म आभूषण हो, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र हो, तो वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती है, वह काशी अतुलनीय है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा एंड होता है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स, कितने आपके 5 मार्क्स पूरे एकदम भाई साहब कन्फर्म, क्या है कन्फर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना अनुवाद लिखना है। तो जैसे मैंने आपको संदर्भ बता दिया, संदर्भ कैसे है तो उसमें भी आप लोग देख लीजिए। संदर्भ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक वैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत में संस्कृत वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब उद्धृत का मतलब ही होता है लिया गया, उद्धृत मतलब होता है
लिया गया है, ठीक है। उद्धृत का मतलब होता है लिया गया, तो लिया गया आप लिखेंगे, उद्धृत लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रसंग का जो डाउट रहता है कि प्रसंग आता है कि नहीं, तो प्रसंग आपका नहीं आता है। ओनली 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स आपके संदर्भ के और 3 मार्क्स आपके अनुवाद के। प्रसंग नहीं आता, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि प्रसंग भी आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रसंग आता है कि नहीं आता है। तो प्रसंग पहले आता था लेकिन अब नहीं आता, थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा 5 मार्क्स का टॉपिक हमारा खत्म हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन किसी को भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।